आज मैं लेकर आई हूँ हॉरर कॉमेडी मूवी गीतांजलि 2। लेकिन इसके सेकंड पार्ट को समझने से पहले थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है श्रीनू नाम के आदमी से, जो अपने गांव से फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आता है। श्रीनू का कहना होता है कि उसके पास एक ऐसी जबरदस्त स्क्रिप्ट है, अगर इस स्क्रिप्ट में फिल्म बन जाए तो नेशनल अवार्ड तक भी जा सकती है। वो कई लोगों को स्क्रिप्ट सुनाता है, लेकिन उसमें कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। हार मानकर श्रीनू वापस गांव जाने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे एक रमेश राव नाम के आदमी के बारे में बताता है। रमेश राव एक अमीर बिजनेसमैन होता है और साथ ही उसे फिल्मों का भी बड़ा शौक होता है। श्रीनू उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है। वहीं दूसरी ओर श्रीनू अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट रेंट पर लेता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने गेट पर अंजलि नाम की लड़की दिखाई देती है, जो कहती है कि मैं यहाँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए आई थी। तब श्रीनू बोलता है कि अब तो मैं ही यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए उसे कॉफी ऑफर करता है। अंजलि को कॉफी बहुत पसंद होती है, इसलिए वो पीने के लिए तैयार हो जाती है। उसे श्रीनू की दोस्ती और उसकी कॉफी दोनों ही बहुत पसंद आती है, इसलिए वो हर रात कॉफी पीने के लिए आती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती है। इसे बीच श्रीनू फ्लैट में रहता है तो उसे वहाँ अजीब अजीब चीजें होती दिखाई देती हैं। तो उसे अपने केयर टेकर से पता चलता है कि उसका ये फ्लैट हॉन्टेड है। यहाँ 3 महीने पहले एक गीतांजलि नाम की लड़की ने फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी थी और अब उसी की आत्मा इस फ्लैट में घूम रही है। ये सुनते ही श्रीनू बहुत डर जाता है, और जब केयर टेकर उसे उसकी फोटो दिखाता है तब तो वो और भी डर जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं अंजलि थी, जो हर रात उनके साथ कॉफी पीने के लिए आती थी। अब वो अंजलि को भूत समझ लेते हैं और उससे दूर दूर रहने लगते हैं। इसी बीच श्रीनू रमेश राव से मिलता है और उसे अपनी कहानी सुनाता है कि उसके जीवन में आज तक जो भी हुआ है वो ही इसकी स्क्रिप्ट है और इसमें ही वो मूवी बनाना चाहता है। तब रमेश राव को श्रीनू की स्क्रिप्ट में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है और वो उसके साथ मूवी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन श्रीनू कहता है कि मेरे पास तो अभी आधी स्क्रिप्ट है, क्योंकि मुझे इसके आगे की कहानी नहीं पता। तब रमेश राव श्रीनू को कहता है कि तुम्हें अब अंजलि के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए और उससे जानना चाहिए कि अब उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन श्रीनू तो बहुत डरा हुआ होता है और वो पहले तो मना कर देता है, लेकिन अपनी गरीबी और पैसों की तंगी के कारण वो इस बात को करने के लिए मान जाता है। लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि श्रीनू को असली सच पता चल चुका है। उसे समझ आ गया है कि अंजलि नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन गीतांजलि ही उस भूत है। वो दोनों जुड़वा बहनें थी और गीतांजलि के साथ एक प्रोड्यूसर रमेश राव ने बहुत गलत किया था। अंजलि श्रीनू को बताती है मेरी दीदी गीतांजलि एक डांसर थी, उसे देखते ही रमेश राव उसे पसंद करने लग गया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन मेरी दीदी किसी और के साथ कमिटेड थी, इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन रमेश राव उसे पाना चाहता था, इसलिए गुस्से में उसके फ्लैट में जाता है और जहां उसका बॉयफ्रेंड महेश होता है, महेश को बेहोश करके वो गीतांजलि के साथ गलत काम कर देता है और उसे फांसी पर लटका देता है। और अब खुद को इस मर्डर से बचाने के लिए पुलिस वालों को पैसे खिलाकर उसकी हत्या का इल्जाम उसके बॉयफ्रेंड महेश पर लगा देता है और महेश को जेल हो जाती है। अब अंजलि और श्रीनू के दोस्त मिलकर रमेश राव का सच सामने लाना चाहते थे, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं कि किसी तरह रमेश राव को स्क्रिप्ट पूरी सुनाने के बहाने फ्लैट में बुलाएंगे और गीतांजलि का भूत अंजलि के ऊपर लाने का ड्रामा करके उससे सच उगलवाएंगे और उसका वीडियो बनाकर पुलिस को दे देंगे। लेकिन उनके प्लान को फेल करने के लिए रमेश राव 2 कदम आगे ही था, क्योंकि वो पहले से जानता था कि गीतांजलि की एक जुड़वा बहन अंजलि भी है। इसलिए वो उनके इस प्लान को फेल कर देता है और अंजलि के साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सच में अंजलि की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। वो गुस्से में रमेश राव को मार देती है और उसी की तरह फांसी पर लटका देती है। जब वो अपने अपराध कबूल कर रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और पुलिस को दे दी जाती है। महेश जेल से रिहा हो जाता है। यही पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब आते हैं कहानी के सेकेंड पार्ट में। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ऑफिस, जहां एक लड़की अपने बॉस से कुछ बात करना चाहती है, लेकिन उसके बॉस उसे ऑफिस में अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की खुद को बचाते हुए वहां से भाग जाती है और कुछ ही देर में उस ऑफिस में अजीब हरकतें होने लगती हैं और उसके बॉस को कोई मार देता है।
जब इस बात का पता उस ऑफिस के ओनर को लगता है तो वो अपने ऑफिस के रेपुटेशन को और उस आत्मा को भगाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाकर लाता है। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से जान जाता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था और वो बताता है कि इस ऑफिस में एक आत्मा है जिसका नाम गीतांजलि है और उसके साथ बहुत गलत हुआ था, इसलिए वो प्रेत योनि में भटक रही है और अपने जैसे किसी के साथ भी गलत होता देखकर उसे मार देती है। तब तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से गीतांजलि की आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर देता है और अपने चेलों के साथ मिलकर उस गुड़िया को जमीन में गाड़ देता है। कुछ समय बाद उसी साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और वो गुड़िया एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तब वहां एक लड़की गुड़िया को देखते हुए उसे अपने पास रख लेती है और उसे रोड पर बेचने के लिए निकलती है। तब वहां एक वेंकटेश नाम का आदमी उस गुड़िया को देखकर पसंद कर लेता है और उसे खरीद लेता है। वेंकटेश एक कॉमेडी शो करता था और वो ऊटी जा रहा था। अब हमें ऊटी में अंजलि दिखाई जाती है। जैसे पहले पार्ट में वो कॉफी की बहुत शौकीन थी, इसलिए अब वो एक कॉफी टाइम नाम के रेस्टोरेंट को चला रही है जो काफी पॉपुलर भी है। वेंकटेश भी वहीं कॉफी पीने गया होता है। तब अंजलि उस डॉल के साथ खेलने लगती है और गीतांजलि अपनी बहन अंजलि को पहचान जाती है। तब कहानी आगे बढ़ती है। श्रीनु और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। श्रीनु ने अब पहले पार्ट में गीतांजलि नाम की मूवी बनाई थी और सुपर हिट भी हुई थी, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 3 फ्लॉप मूवी होने के बाद उसे कोई भी काम नहीं देना चाहता था, इसलिए वो इस बार तो पक्का अपने घर जाने का तय कर ही लेता है। लेकिन उसे एक गोविंदा नाम का आदमी का कॉल आता है जो कहता है कि विष्णु सर उसके साथ मूवी बनाना चाहते हैं। लेकिन पहले तो वो प्रैंक समझता है और कॉल कट कर देता है, लेकिन दोबारा गोविंदा उसे कॉल करता है और 50,000 रुपए टोकन अमाउंट उसे भेज देता है, जिससे श्रीनु को यकीन हो जाता है और वो फ्लाइट लेकर विष्णु के पास पहुंच जाता है, जहां विष्णु उसका अपने रिजॉर्ट में वेट कर रहा था। विष्णु श्रीनु से बोलता है कि उसकी गीतांजलि मूवी सुपर हिट हुई थी, इसलिए उसे उसका सेकंड पार्ट बनाना है। तब शीनू कहता है कि मेरे पास तो अभी कोई स्टोरी नहीं है। विष्णु कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास स्टोरी और लोकेशन दोनों है, तुम्हें बस मूवी की हीरोइन को ढूंढना होगा। विष्णु अपनी सेक्रेटरी गोविंदा को शूटिंग की लोकेशन दिखाने के लिए कहता है, जो कि होती है संगीत महल। ये नाम सुनते ही गोविंदा डर जाता है, क्योंकि उस महल की भी अपनी एक कहानी होती है। कुछ समय पहले शास्त्री नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ उस महल में रहा करता था, जिसकी 2 बेटियां थी, विमला और आमला, जिसमें से विमला अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है क्योंकि उसके पिता इस शादी से खुश नहीं थे, जिस बात का शास्त्री को बहुत बड़ा सदमा लगता है। इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी आमला पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। लेकिन उनकी छोटी बेटी आमला भी यही कदम उठाते हुए घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। और इस बात का गुस्सा शास्त्री अपने बेटी के बॉयफ्रेंड से निकालता है, उसकी खूब पिटाई करके जलील करता है और ये बेइज्जती उसका बॉयफ्रेंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जान दे देता है। जब इस बात का पता आमला को चलता है, वो खुद को ही आग लगा देती है, लेकिन वो इस आग में अकेली नहीं जलती, उसके माँ बाप भी जल जाते हैं। ये इंसिडेंट हुआ था 8 अगस्त को। तो हादसे के कुछ टाइम बाद इस महल को गेस्ट हाउस में बदल दिया गया। इसमें बहुत सारे कपल आए, लेकिन उन सबकी हर साल के 8 अगस्त के दिन रहस्यमय तरीके से मौतें होने लगी। इसलिए इस महल को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब श्रीनु को इस बात का पता नहीं था और वो इस लोकेशन को ओके कर देता है। वहीं दूसरी ओर वेंकटेश राव गीतांजलि की डॉल को लेकर अपने कॉमेडी शो में जाता है और अपना शो कर रहा था, लेकिन इतने में ही गीतांजलि बोलने लगती है, जिसे देखकर वेंकटेश हैरान रह जाता है, क्योंकि गीतांजलि उस शो के ओनर को खरी खोटी सुना देती है, क्योंकि वो लड़की को छेड़ रहा था। इसलिए वेंकटेश को वहां से बिना पेमेंट दिए निकाल दिया जाता है। इससे वो उस डॉल से कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और उसे अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है। सुबह उठते ही उसे शौक लग जाता है, क्योंकि उसकी डॉल उसके ही बगल में सोई हुई थी। वो बहुत डर जाता है। वहीं दूसरी ओर शिनू अपनी फिल्म की हीरोइन के ऑडिशन देता है, लेकिन अगले ही पल विष्णु को उसका कॉल आता है और वो बताता है कि उसे अपनी फिल्म की हीरोइन मिल गई है, अब तुम्हें बस उसे एक्टिंग के लिए मनाना होगा। इसलिए श्रीनु उस लड़की से मिलने जाता है, लेकिन वो तो अंजलि ही होती है, जिसे वो पहले से ही जानता था।
जिसके साथ ऑलरेडी वो कांड कर चुका था। इसलिए उसे मनाना श्रीनू के लिए आसान हो जाता है और अंजलि मान जाती है। अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और सबको संगीत महल में बुलाया जाता है, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही वहाँ एक हादसा हो जाता है, जिसे शास्त्री के भूत ने ही मारा होता है, क्योंकि वो आदमी भी किसी की लड़की को शादी का वादा करके भगा कर लाया था और धोखा देने की बात कर रहा था। तभी वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है और शूटिंग रोकने की बात करती है, लेकिन विष्णु को हर हाल में यही शूटिंग करनी थी, इसलिए वो पुलिस वालों को पैसे देकर मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए कहता है और शूटिंग शुरू हो जाती है। तब जाकर इस मूवी का रहस्य खुलता है। दरअसल विष्णु कोई और नहीं, रमेश राव का बेटा होता है। वो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए श्रीनू और अंजलि को अपने जाल में फंसाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके पापा को इन्हीं लोगों ने मिलकर किसी गीतांजलि नाम के भूत से मरवाया है। इसलिए संगीत महल को खरीदना, अंजलि को ही अपनी हीरोइन चुनना और श्रीनू को दोस्तों के साथ शूटिंग के बहाने बुलाना, ये सब उसका ही एक प्लान था, ताकि वो शास्त्री के भूतों के परिवार से अपने पापा की ही तरह मरवा सके। इसलिए वो अपनी मूवी की कहानी भी शास्त्री के परिवार की ही कहानी रखता है, ताकि संगीत महल के भूत इस कहानी को रियल समझकर भड़क जाएं और उसका प्लान कामयाब हो जाए। वहीं दूसरी ओर वेंकटेश सोच रहा था कि किस तरह वो इस गुड़िया से छुटकारा पाए, क्योंकि जब भी वो उसे कहीं भी फेंकने की कोशिश करता, वो हर जगह से उसके पास वापस आ जाती। इसलिए थक हार कर वो डॉल से पूछ ही लेता है कि उसे आखिरकार क्या चाहिए। तब गीतांजलि बोलती है उसे उसकी बहन अंजलि के पास पहुंचना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसी प्रकार अगले सीन में श्रीनू अपनी मूवी का सीन शूट कर रहा था, जिसमें उसे ग्लास के अंदर नींबू रखकर ये चेक करना था कि महल में भूत है या नहीं। अगर ग्लास में रखा हुआ नींबू मूव करता है तो मतलब भूत है, और नहीं करता है तो भूत नहीं है। था तो ये मूवी का सीन ही, जिसमें उसके स्टाफ के ही 2 मेंबर को ग्लास में बंधे हुए धागे से उसको खींचना था, लेकिन शूटिंग के बीच में ही वो धागा टूट जाता है और असलियत में वो ग्लास वाला नींबू मूव कर जाता है। सब मुझे शूटिंग का हिस्सा समझकर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो 2 लोग इसी चीज को चेक करने के लिए वापस से उस नींबू वाले सीक्वेंस को टेस्ट करते हैं। लेकिन इतने में श्रीनू और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और वो दोनों लोग उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। तब श्रीनू और उसके दोस्त मिलकर उस नींबू वाली चीज को टेस्ट करते हैं। इस बार नींबू एक बार नहीं हजारों बार मूव हो जाता है और इतने में ही शास्त्री और उसका पूरा भूतिया परिवार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। श्रीनू और उसके दोस्त की तो हालत ही खराब हो जाती है और उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है कि इस घर में सच में भूत है। तभी अगले ही पल वो विष्णु को फोन करके बता देते हैं कि हम यहाँ शूटिंग नहीं कर सकते, यहाँ भूत रहते हैं। लेकिन विष्णु उन्हें एग्रीमेंट साइन का हवाला देकर शूटिंग चालू रखने की बात करता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो वहाँ के बचे हुए लोगों को कुछ नहीं बताते हैं और शूटिंग चालू रखते हैं। अब घर के भूत कभी अंजलि को, कभी उनके स्टाफ को बार बार दिखाई देते हैं, जिससे वो डर जाते हैं। इसलिए श्रीनू सबसे कहता है कि ये सब हमारे एक्टिंग के मेंबर हैं, जो एक्टिंग करने के लिए हमेशा एक ही गेटअप में रहते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, और सब संगीत महल के भूतों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, शूटिंग चल ही रही होती है। फिल्म में वो सीक्वेंस आ जाता है जिसमें शास्त्री की बेटी को उसका बॉयफ्रेंड भगा कर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो सीन शूट हो रहा होता है तो शास्त्री का भूतिया परिवार उसे अपनी सच्चाई समझ लेते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को घायल कर देते हैं और अपने असली भूतिया रूप में आ जाते हैं, जिससे सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जब अंजलि को सच्चाई का पता चलता है, वो श्रीनू पर चिल्लाती है, कहती है तुम लोगों ने भूतों के साथ शूटिंग करके सबकी जिंदगी खतरे में डाल दी है, इससे अच्छा तो तुम विष्णु के घर से एग्रीमेंट पेपर ही चुरा लेते। यही सोचते हुए अंजलि और श्रीनू साथ में विष्णु के घर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें अपनी तस्वीरें और कुछ डिटेल्स मिलती हैं, जिससे उन्हें समझ आता है कि विष्णु उन पर नजर रखा हुआ था। और अगले ही पल उन्हें दीवार पर टंगी रमेश राव की फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर उन्हें विष्णु का सारा खेल समझ आ जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि वो उनका ही बेटा है। तब वो वहां से एग्रीमेंट के पेपर चुराते हुए एक मेले में भाग जाते हैं। इतने में ही रमेश राव की आत्मा मटकी के अंदर गुस्से में आ जाती है और मटकी से फूटकर विष्णु के शरीर में सवार हो जाती है और अंजलि को ढूंढते हुए उस मेले में घुस जाती है। उसी समय वेंकटेश भी मेले में पहुंचता है गीतांजलि की डॉल के साथ। मेले में अंजलि के सारे दोस्त जगह जगह छुप रहे होते हैं, क्योंकि रमेश राव की आत्मा एक एक करके लोगों के शरीर में जा जाकर उन्हें ढूंढ रही थी। वह आत्मा अंजलि को मारना चाहती थी, लेकिन अंजलि को बचाते बचाते उनके सभी दोस्त एक के बाद एक मारे जाते हैं
उधर से गीतांजलि की आत्मा अपनी बहन को मेले में दौड़ते हुए देख लेती है। वो वेंकटेश से कहती है, मुझे अंजलि तक पहुंचा दो। वेंकटेश अंजलि के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि ये डॉल तुम्हारी गीतांजलि बहन ही है। उसकी आत्मा ही इस डॉल के अंदर है और वो अंजलि को पकड़ाकर वहां से चले जाता है। और अगले ही पल अंजलि के शरीर में गीतांजलि की आत्मा आ जाती है और स्टेज पर जाकर डांस करने लगती है। रमेश राव उसे दूर से ही पहचान लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। रमेश राव को अपने डांस में बिजी रखने के साथ वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन रमेश राव उसे पकड़कर बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद रमेश राव और अंजलि की आत्माओं का आमना सामना होता है। रमेश राव पहले तो अंजलि पर भारी पड़ जाता है, लेकिन अंजलि अगले ही पल एक मिरर के सहारे रमेश राव की आत्मा को इस गुड्डे में कैद कर देती है और विष्णु के शरीर को लात मारकर दूर फेंक देती है। विष्णु का शरीर त्रिशूल पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और गीतांजलि भी अपनी बहन का शरीर छोड़कर चले जाती है और यही कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।